सिर्फ दो फैक्ट रख देता हूं। अखलाक का जब विषय हुआ, ये एकदम बोल पड़ेंगे तो पहले इनकी बात कर दूं। पहलू खान में तो राजस्थान में कांग्रेस सरकार आ गई, क्यों नहीं चार्जशीट कर दिया? अगर फैक्ट थे तो कर देना चाहिए था ना, कोर्ट में अब तक 5 साल की सजा करवा देनी चाहिए थी। अब दूसरी बात कहता हूं, अखलाक के जमाने में जब इतना हल्ला मचा, सपा की सरकार थी, जब केंद्र ने रिपोर्ट मांगी तो जो सपा की उत्तर प्रदेश की सरकार ने रिपोर्ट दी, उसमें न बीफ का उल्लेख था, न लिंचिंग का उल्लेख था, न उनके मुस्लिम के नाते मर्डर का उल्लेख था। सरकार रिटर्न में कुछ और दे रही है, हल्ला कुछ और मचाते हैं। बिल्कुल मैंने फैक्ट बोला, जो होम मिनिस्ट्री को रिपोर्ट अखलाक के तुरंत बाद अखिलेश जी की सरकार ने दी। लेकिन ये क्यों शफीकुर रहमान भट्ट बोल रहे हैं पगड़ी पहनाई गई थी, मुजफ्फरनगर के दंगाइयों को पगड़ी पहनाई नहीं पहनाई। और राहुल गांधी एक ही जैसी बात बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं अक़लियतों को तकलीफ हो रही है। देखिए, अक़लियतों को तकलीफ नहीं, एक्चुअली मैं आपको बात बताऊं, जो बात मैं पहले भी कह चुका हूं, 2014 से पहले यद्यपि अटल जी की भी सरकार उसमें शामिल, हमने कोशिश की, कुछ कर नहीं पाए। भारत आंशिक रूप से मुस्लिम राष्ट्र था, क्योंकि संवैधानिक दृष्टि से जो ताकतें, मैं पुनः मैं विनम्रता से कह रहा हूं, वाजपेयी साहब इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते थे, नई जानकारी मिली। ये मैं नहीं कह रहा हूं। गजब गजब है, क्या बोल रहे हैं? मान गए सुधांशु जी बोला है वाजपेयी साहब इस्लामिक राष्ट्र मैंने ये कहा कि उस जमाने में हम लोग प्रयास न कर नहीं कर पाए। मैं जो बोल रहा हूं भाई, आपने यही बोला है। अरे मैंने बोला अटल जी के जमाने में भी हम लोग चाह कर भी वो नहीं कर पाए, मैंने ये बोला भाई। आप समझ नहीं पा रहे, मैं आप समझ नहीं पा रहे, यही है जब आपकी बुद्धि पे वो लगा। आप बता नहीं, अब मुझे बोलने दीजिए, मैं बता रहा हूं अच्छी तरह। मैं चुनौती से कहता हूं, एक गैर मुस्लिम राष्ट्र बताइए जहां पर मुस्लिम पर्सनल लॉ होता हो। एक गैर मुस्लिम राज्य बताइए जहां वक्फ बोर्ड होता हो। एक गैर मुस्लिम राज्य जहां हज सब्सिडी मिलती हो। एक गैर मुस्लिम राज्य जहां ट्रिपल तलाक, हलाला और मेहरम होता हो। एक गैर मुस्लिम राज्य बताइए जहां सर्वोच्च न्यायालय और शरिया में कन्फ्रंटेशन हो जाए तो संसद सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय पलट दे और शरिया को सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कर दे। ये केवल मुस्लिम देशों में होता था, इसलिए मैं कह रहा हूं आंशिक मुस्लिम राष्ट्र था। और मैं एक बात एक मिनट, हम अब इसको वास्तविक सेकुलर राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पर उस कारण से नहीं, वास्तविक सेकुलर राष्ट्र। अब वो जलवाए जलाल खत्म हो रहा है, इस बात का मलाल इनको हो रहा है, इस बात का मलाल हो रहा है कि अब वो जलवाए जलाल खत्म हो रहा है। हम ईमानदारी से इसको सेकुलर राष्ट्र, ठीक है, एक सेकंड। इसलिए अच्छा ये बताओ, ये अतीक के गुर्गों पर अगर बुलडोजर चल रहा है तो समाजवादी पार्टी के सांसदों को तकलीफ क्यों हो रही है? तकलीफ मिट्टी में मिले, माफिया मिट्टी में मिले, खुशी होनी चाहिए। ताली बजाइए आप। हम बता रहा हूं आपको, पब्लिक बजा रही है ताली, सुन तो लीजिए, बजाओ ताली। माफियाओं पे कार्रवाई होनी चाहिए ना। हो गया, अब मैं बोल लूं। अरे भाई, सारा नाटक हो गया हो तो मैं अपनी बात कह लूं। अब मैं कह रहा हूं, सवाल ये है कि मैंने पहले ही बोला था, अपराधी कोई भी हो, किसी भी जाति धर्म को बोलिएगा नहीं। मैं बोल रहा हूं, पर वो बहुत देर बाद आप आए हो। नहीं, आप एक्शन में आने लगते हो कि जैसे मैं सच बोलने लगता हूं। आप टाइम पास करते हैं, सब कुछ करके आप अपनी बात बोलिए। मैं आपका 1 मिनट का टाइम है। बस मैं, हाँ, मैं एक ही सवाल पूछ रहा हूं। प्रभु ये बता दीजिए, लखीमपुर में बुलडोजर क्यों नहीं गया था? कोई दिक्कत थी क्या? वहाँ 4 लोग रौंद दिए गए थे। नहीं, 4 लोग रौंद दिए गए थे। 4 लोग रौंद दिए गए थे। 4 लोग रौंद दिए गए थे। सुनिए, 4 लोग रौंद दिए गए थे, कोई दिक्कत थी क्या? 4 लोग लाठी से मार भी दिए गए। अच्छा, कमाल के कर रहे हो। ये है आप बात, मतलब भारतीय जनता पार्टी को पलट के नहीं, मैं सवाल पूछ रहा हूं। सवाल पूछ रहा हूं, जवाब है। देखिए, कुछ नहीं, उस पे तो कार्रवाई हुई, और जिनको पीटा गया उनके लिए उन लोगों ने कहा इन पे कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। दूसरा सुन लो, और आप उनके साथ दूसरा सुन लो, दूसरा सुन लो। अच्छा, ये शफीकुर रहमान भट्ट क्यों रो रहे हैं? एक मिनट, उसका जवाब आ रहा है, दूसरा जवाब सुन लूं। उनके पिता से सवाल को क्यों उनका एंकर में हूं, एंकर में हूं। आप मेरे सवाल का थोड़ी देर के लिए सुधांशु जी को मत देखिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आपके सांसद क्यों रो रहे हैं? नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। हम समाजवादी लोग हमेशा से अपराधियों के खिलाफ हैं। बुलडोजर आपको चलाना है, किसी अपराधी को खत्म करना है तो आप कीजिए, आपको किसी ने नहीं रोका है। लेकिन आप अपराध खत्म कहां करते हैं? आप तो कहते हैं अपराधी सब छोड़ के चले गए, अपराधी है ही नहीं उत्तर प्रदेश में। फिर बम कौन चला रहा है, फिर गोली कौन चला रहा है? एक बात को रिपीट करिए, आपने बोला समाजवादी लोग अपराधियों के खिलाफ है। हमेशा से हम अपराधियों को पनाही नहीं देते। एक सेकंड, ये बोला आपने सुना। अब एक सवाल मैं पूछूंगा, अगर ये जवाब, एक सेकंड, अब ये जवाब इनको देना पड़ेगा जवाब। देंगे, ठीक है। अब्बास अंसारी किस पार्टी से है विधायक? अभी शायद आपको अब्बास अंसारी। हाँ, तो आपको नहीं पता है। बताइए किस पार्टी से हैं? आप बताइए। इनके साथ है वो आजकल। अब्बास अंसारी समाजवादी पार्टी के सांसद है। नहीं है, समाजवादी पार्टी नहीं है, ये तो गलत बात है। नहीं है, राजभर से, राजभर की पार्टी से है वो। लड़ाई किसके साथ थे? किसके साथ लड़ाई? मुख्तार अंसारी के भाई को, मुख्तार अंसारी को और उसके भाई को किसने अपनी पार्टी में लिया? अच्छा, मैं किसने लिया अपनी पार्टी में? मैं सवाल पूछ लूं जी।
मैं पूछ लूं और जवाब दिलवाएंगे आप? ये बताइए, नहीं टेनिस किस पार्टी से सांसद हैं जिनको आपने गृह राज्य मंत्री बना रखा है अपराधी? तो फिर क्यों बना रखा आपने? इसके बेटे को माफिया का आरोप है। टेनी माफिया बात कर रहे हैं। टेनी पे क्या है यार? टेनी माफिया क्या? सुन लो, सुनिए भाई अब सुनिए। अच्छा, उसमें कोई अपराध आप क्या बात कर रहे हैं? आप मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, विकास दुबे से अजय मिश्रा टेनी का बात कर रहे हो? जबरदस्ती मेरे पर लाद रहे हो कि मुख्तार अतीक अहमद ना भाजपा की, मैं दूसरे दलों की बात बता रहा हूं। ये नारा किसने दिया था? चढ़ गुंडन की छाती पर मुहर लगाओ हाथी पर। ये सपा के लिए नहीं था क्या? ये मायावती ने दिया था, हमने नहीं दिया। अजीत सिंह जी का, स्वर्गीय अजीत सिंह जी का बयान है, जिस गाड़ी पे लगा हो सपा का झंडा समझ लीजिए उसमें बैठा है कोई गुंडा। तो ना भाजपा की ना सपा की, मैंने तो न्यूट्रल लोगों वो कह रहे हैं अपराधियों से दूर रहते हैं। नहीं, मैंने बता दिया न्यूट्रल लोग। बुआ जी का बयान है। और इतना ही नहीं है, उन्होंने बाकायदा कोर्ट में हलफनामा दिया था 95 में स्टेट गेस्ट हाउस कांड में कि समाजवादी पार्टी के गुंडे मेरी जान लेना चाहते थे। ये मायावती जी का बाकायदा कोर्ट में रिकॉर्डेड बयान है। और मैं बता दूं, दूरदर्शन के आर्काइव में जाके चेक कर लीजिएगा, अक्टूबर 96 में यूपी विधानसभा के चुनाव परिणाम आने से पहले इनके प्रदेश अध्यक्ष थे रामचरण दास और मायावती जी के बीच में बहस में जानते क्या हुआ? मायावती जी ने कहा, मतलब मुलायम सिंह जी के लिए गुंडा शब्द का प्रयोग किया, तो फिर रामचरण दास जी ने उनके लिए गुंडी शब्द का प्रयोग किया। और ये दूरदर्शन के आर्काइव में अक्टूबर 96 क्या है? कहानी पे कहानी, कहानी पे कहानी, कहानी पे कहानी। हम आपसे पूछ रहे हैं कि सबसे ज्यादा गुंडे किस पार्टी में हैं? अच्छा एक बात बताइए, ये बुलडोजर एक डराने की चीज बन गया है। जिनके ऊपर बुलडोजर चलने, ये डिबेट का पहले पहली बार बोल रहा है, बताओ अब बोल कौन रहा है? ऐसे सवाल ऐसे जैसे क्या करेंगे आप? होती है, अरे आप बोलने नहीं दोगे तो कहीं से तो आप बोलेंगे। कब से बोल रहे हैं? लेकिन एक बात बताइए, मैं बोल रहा हूँ ऑडियंस है और आप उनके मुंह फेस के आगे। अरे मैं पूछ रहा हूँ भाई, क्या दिक्कत है? देखिए मर्यादा बना के चर्चा करें। जी सर, अब उनको बोलने दीजिए। मेरा क्वेश्चन है, दिल्ली में मौलवियों को तनख्वाह मिलती है, पुजारियों को क्यों नहीं मिलती? इस बात का कोई आंसर दे सकते हैं? ये सवाल है। और देखिए वरिष्ठ आदमी है, एक वरिष्ठ आदमी है, एक अपना पॉइंट रख रहे हैं। और आप मेरा मानना है कि चर्चा का एक स्तर हम बनाएं। अभी कुछ देर पहले जो बिहेवियर हो रहा था, मुझे नहीं लगता वो लेजिटिमेट है। हम अपनी बात कर रहे हैं, अब अपनी बात करिए, सब पार्टी अपनी बात कर रही है। नहीं सर ने जो बात की बड़ी रेस्पेक्ट से कहूंगा सर, उनको जो सैलरी मिलती है वो वक्फ बोर्ड के जरिए मिलती है। और वक्फ बोर्ड क्या होता है कि मुसलमान ने, किसी भी व्यक्ति ने अपने धर्म की सेवा के लिए कोई प्रॉपर्टी दान कर दी, सरकार से नहीं लिया, उसी प्रॉपर्टी से किराया आता है, उसी से दिया जाता है। दूसरी चीज, और हिंदू धर्म में भी, हिंदू धर्म में ट्रस्ट होते हैं। राम मंदिर का जो वो है, राम मंदिर ट्रस्ट का जो अध्यक्ष है वो वहां का डीएम है। अरे भाई ये बताइए, आज पता है आपको सरकार के बाद सबसे ज्यादा जमीन किसके पास है? वक्फ बोर्ड के पास। ये मुसलमानों ने सेवा के लिए दे दिया। 2014 सुनिए, आप भी दीजिए, आप भी दान करिए। क्या समस्या है? अपने टाइम पे बोले, अपने टाइम पे बोले, वो बीच में नहीं बोले। 2014 के चुनाव से जस्ट पहले मार्च 2014 में केंद्र सरकार ने जाने से पहले यूपी की सरकार ने 120 प्राइम प्रॉपर्टीज दिल्ली की वक्फ बोर्ड को दे दी। ये बुलडोजर को एक संकेत बना दिया गया है कि बुलडोजर एक कौम के खिलाफ है। लगातार समाजवादी पार्टी के सांसद भी यही बात कह रहे हैं, शदाब चौहान भी यही बात कह रहे हैं। देखिए अमीश जी, जब टाडा को रिपील करने की बात की गई थी तो कांग्रेस पार्टी और जितने अपोजिशन पार्टी थे सब वही कहते थे कि सिर्फ मुसलमानों को फंसाया जा रहा है। जब कांग्रेस पार्टी सरकार में 2004 में आ गई, उसके बावजूद भी जो जेल जाने वाले थे आतंकवादियों के नाम पे, वो कौन थे? वो सारे मुस्लिम ही थे। 85% जो जेल में बंद हुए आतंकवादी गतिविधियों में, वो सारे मुस्लिम थे। और बुलडोजर की मैं इसलिए इसकी तारीफ करूंगा कि एक कहावत है, संस्कृत की एक सुभाषित है, सठम साठ्यम समाचरेत। दुष्ट को उसकी दुष्टता उसका दंड देना ही आवश्यक है। आप अतीक अहमद जैसे गुंडे और इस प्रकार के हत्यारे के साथ आप कानूनी रास्ता, जो सामान्य कानून की प्रक्रिया है, उसको अपनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये आप कह रहे हैं? बिल्कुल मैं कह रहा हूं, बिल्कुल कह रहा हूं। अतीक अहमद कौन है? अतीक अहमद, उसका इतिहास जरूर खंगालना चाहिए। कौन है मुख्तार अंसारी? उसका इतिहास जरूर खंगालना चाहिए। कौन है नाहिद हसन? उसका इतिहास जरूर खंगालना चाहिए। कौन है भूमाफिया आजम खान? उसका इतिहास जरूर खंगालना चाहिए। एक समय यह होता था, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कोई भी हो, लेकिन वेस्टर्न यूपी का मुख्यमंत्री आजम खान होता था। और यह बात मैं नहीं कह रहा, आप किताबों में पढ़ लीजिए, आप अखबारों में पढ़ लीजिए, यह लिखा जाता था। लेकिन उस
माफिया राज को खत्म करना भारतीय जनता पार्टी सरकार की बड़ी उपलब्धि रही, इसीलिए बीजेपी 2022 में वापस लौट के आई है। देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार आने से पहले पूर्वी उत्तर प्रदेश में किन किन चीजों के नाम और धाक सुनाई पड़ती थी। अबू सलेम, छोटा शकील, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद। मैं ईस्टर्न यूपी की बात कर रहा हूं, लखनऊ के उधर। आज कितना बड़ा परिवर्तन आ गया कि गोरखपुर के पास फर्टिलाइजर की फैक्ट्री, कुशीनगर में एयरपोर्ट, अयोध्या का बढ़ता हुआ मंदिर, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। अब कहीं वो सब सुनाई पड़ते हैं नाम? इतना बड़ा बदलाव आया है। उस बदलाव के आने का दर्द है लोगों को, क्योंकि जिन लोगों ने डर और दहशत के नाम के ऊपर राजनीति की थी, अब उन्हें लग रहा है कि अब जो वातावरण बदला है योगी जी के आने के बाद और केंद्र में मोदी जी के रहने के बाद, तो उसके बाद उन लोगों के बात का दर्द हो रहा है। अन्यथा बताइए, आज की डेट में आपसे पूछा जाए यूपी में, जैसे ये कहते हैं उस जमाने में खूब लोगों को अब्बास अंसारी ने कहा पिछले चुनाव प्रचार में, कहा कि एक बार शासन आने दीजिए सपाइयों का और हमारा शासन आने दीजिए, हम बदल के रख देंगे। ये जो अफसर है, ये जो पुलिस वाले हैं, ये आगे पीछे घूमेंगे। अभी यूपी के चुनाव की बात है। अभी विधानसभा के अंदर योगी जी ने कहा कि हम माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, तो अखिलेश जी उनसे बहस करने लगे। यूपी के चुनाव दौरान अखिलेश जी की वो बाइट याद करिए, रैली में क्या बोले, ए पुलिस। तो आप सोचिए, जिन लोगों की मानसिकता ये, अगर सर्वोच्च नेता ए पुलिस बोल रहा है तो नीचे वाला नेता क्या करता होगा, ये सहज अनुमान लगाया जाए। ओके, अब्बास अंसारी, तो आपकी सरकार आने के बाद पुलिस को भाई, ठासने की बात आप कर तो रहे हैं। यार उधर से ही चले आते हो चिल्लाते हुए, बोलने तो दोगे कि नहीं यार? जवाब दीजिए। कमाल है भाई, ये तो कुछ तो थोड़ा सा हो। मैं कह रहा हूं कि बीजेपी के प्रवक्ता, अरे यार बोलने दीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला। भारतीय जनता पार्टी के नेता ने, प्रवक्ता जी ने लंबी लंबी बातें बताई। बस मैं इनको एक ही चैलेंज करता हूं, हम सबके भले की बात है, आप 100 टॉप 10 जो माफिया हैं उनकी लिस्ट जारी कर दो, सबके खिलाफ कार्रवाई कर दो। ये रोज रोज का झंझट ही खत्म करो। आप कब 100 नहीं, आप बताओ कब जारी करोगे, कब जारी करोगे? खत्म। अरे अब आप कार्रवाई करो, गए जो है उनका निपटा जा रहा है। मतलब आप नहीं करोगे, जमाना कुछ इसके नहीं है। मतलब इसीलिए माफिया की लिस्ट आप जारी नहीं करो। क्यों नहीं करेंगे पता है इनको? क्योंकि इनको डर लगता है कहीं अपने ना आ जाए उसमें, तो इसलिए कहा है जारी करेंगे। हम आपसे कह रहे हैं जारी कर दो, आप रोज रोज का झंझट खत्म करो। अरे अपने चले गए हैं, इस बात का दर्द हो रहा है। जबरदस्ती जो लोग जो कहते हैं कि बुलडोजर जो है और एनकाउंटर जो है वो एक ही कौम के साथ हो रहा है, लेकिन विकास दुबे किस कौम का था जिसका एनकाउंटर हुआ, जिसका फेमस गाड़ी पलटने वाला कांड हुआ? और अब तो सुब्रत पाठक कह रहे हैं कि अतीक अहमद की भी गाड़ी पलट सकती है, तो घबराइएगा मत। अरे मैं क्यों घबराऊंगा भाई? फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। लेकिन आज की जो चर्चा थी, जी आखिरी बिल्कुल 5 सेकंड याद दिलाना चाहता हूं, अभी ये मुख्तार अंसारी जी जो थे, जी बोल रहा हूं, क्यों जानते हैं? वो कहां पे जाके जेल में सरेंडर किए थे? पंजाब में। ठीक है, क्यों? और कहते तबीयत नासाज है। यानी आप ये समझिए कि कांग्रेस और विपक्षी दलों में, सपा में कैसा वो है कि जो यहाँ माफिया है वो वहां पर कांग्रेस पार्टी के, सुनिए, कमाल है यार, सपा कांग्रेस ये क्या है? पूर्ण सानिध्य में स्वास्थ्य लाभ कर रहे थे। चलिए सुनिए, स्नेहपूर्ण सानिध्य में स्वास्थ्य लाभ कर रहे थे, और जैसे ही यूपी आते हैं उनकी तबीयत बिगड़ने लगती है। यही तो समस्या है। ठीक है, लेकिन देखिए, मैं तो पठान फिल्म का एक डायलॉग बोलूंगा कि कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है। और मौसम इसलिए बिगड़ने वाला है क्योंकि 2024 का चुनाव आने वाला है, इसलिए सब नेता मौसम बिगाड़ने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सेकुलरिज्म की बात हुई तो मुझे एक बात याद आ गई। शरद राव पवार, सबसे बड़े सेकुलर नेता, सबसे वरिष्ठ सेकुलर नेता इस देश के, उन्होंने बोला कि जब बॉम्बे में बम ब्लास्ट हुए तो मैंने झूठ बोला, हिंदू इलाकों में भी हो गए हैं, कुछ हिंदू लड़कों ने भी बम ब्लास्ट करे हैं, क्योंकि मुझे सांप्रदायिक सौहार्द बनाना के लिए यह कहना पड़ा। सोचिए, इस देश में सेकुलरिज्म की परिभाषा यह है जिसमें एक मुख्यमंत्री ने खुला झूठ बोला और कहा कि हां मैंने ये झूठ बोल दिया था क्योंकि मुझे उस समय माहौल को संभालना था। सोचिए सेकुलरिज्म के सूरमा किस हद तक गए हुए हैं। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। उम्मीद है आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।